Okay, so we are discussing JEE Mains February attempt paper of 24 February first shift. ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. See the first question. This is paper of 24th of February, right? So first question was in the frontage adsorption isotherm, the slope of AB line is. तो आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट पता है, इट इज x by m इज इक्वल टू k p पावर 1 by n होता है. दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो log ऑफ x by m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 by n टाइम्स log ऑफ p हो जाएगा. अब यहाँ पे log ऑफ x by m वर्सेस log ऑफ p ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ से स्लोप कितनी आ जाएगी 1 by n. तो कितनी आएगी 1 by n. और आपको n की वैल्यू का आइडिया है, n हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है. तो 1 अपॉन विल बी इन बिटवीन 0 to 1. यहाँ से 1 अपॉन n लाइज बिटवीन 0 to 1. तो यहाँ से हम लोग आंसर मार्क कर देंगे 2. ऑल्दो रेंज अगर नहीं भी मालूम था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्लोप 1 by n आ रहा है जो बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है. तो देयर वाज नॉट अ चेंज, अदरवाइज लॉजिकली n ग्रेटर देन 1 लिया जाता है. तो 1 by n जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई से कर सकते हैं. आपने जो रेंजेस सीखी होगी एनसीईआरटी में तो वो भी आपको क्लियरली पता है. तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट आंसर इज 2. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is given colorless cupric metaborate is used to cuprous metaborate in a luminous flame. Cuprous metaborate is obtained by heating boric anhydride and copper sulfate and non-luminous flame. तो ये गड़बड़ हो रखा है. एक्चुअली में अगर आपको बोरेक्स बीट टेस्ट याद हो तो उसमें एक्चुअली में कॉपर 2+ की रिएक्शन होती है. बोरेक्स बीट टेस्ट कॉपर 2+ की रिएक्शन होती है बेसिकली बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, और इससे बनता है क्यूप्रिक मेटाबोरेट. ठीक है. और ये आपका फ्लेम के साथ टेस्ट रिप्रेजेंट करेगा. तो ब्लू फ्लेम या फ्लेम लिख सकते हो. तो यहाँ से फ्लेम टेस्ट आएगा बेसिकली. तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट की वजह से कलर आता है. तो आप देखो पहले लाइन में उसने लिखा है कि क्यूप्रिक मेटाबोरेट जो है वो क्यूप्रस मेटाबोरेट में कन्वर्ट होता है. तो ये गलत हो गया आपके लिए. और दूसरे स्टेप में उसने मेंशन किया हुआ है कि क्यूप्रस मेटाबोरेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोरिक एनहाइड्राइड विद कॉपर सल्फेट इन द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये बन क्या रहा है क्यूप्रिक मेटाबोरेट. तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए इसके. तो इट इज बेसिकली फॉर्मिंग क्यूप्रिक मेटाबोरेट. तो बोथ द स्टेटमेंट रॉन्ग वाला ऑप्शन मार्क कर देंगे. यहाँ से सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे लिए 1. समझ में आ गया. बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. एक्चुअली रिएक्शन में क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनता है जो ब्लू फ्लेम जनरेट करता है बोरेक्स बीट टेस्ट में. तो आंसर डायरेक्टली 1. Then comes question number 3. Product formed in the first step of the reaction is. आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट स्टेप, केयरफुली देखिएगा. तो यहाँ पे मैग्नीशियम ईथर लिया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा. डायरेक्टली आपको आंसर 2 समझ में आ जाएगा. फॉर्म डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ऑल्दो नेक्स्ट स्टेप में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है ये यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बीआर को लीव करा सकता है. तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी तो उसमें स्ट्रेन आएगा. तो यू कैन राइट दिस एज एन आंसर. तो मैग्नीशियम ईथर के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन होगा. तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन का. तो योर आंसर विल बी 2. समझ में आ गया. और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है. फर्स्ट स्टेप पूछा गया है, सीधे सीधे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा. Then comes question number 4. Question number 4 is given HOCl plus H2O2 plus H3O plus Cl minus and oxygen. And another reaction is given I2 plus H2O2 plus 2OH minus gives 2I minus and water and oxygen. Choose the correct option. आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिफाइन करना है. आप फटाफट पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो. तो इन द फर्स्ट रिएक्शन इफ यू विल सी क्लोरीन ऑक्सीजन स्टेट इज +1, ऑक्सीजन स्टेट इज -1. ऑन द अदर साइड फॉर क्लोरीन ऑक्सीजन स्टेट -1, ऑक्सीजन इज 0. आप ध्यान से देख सकते हो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ और ये स्टेप आपका रिडक्शन हुआ. क्या समझ गए. दूसरी रिएक्शन में अगर ध्यान से देखोगे तो आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 चेंज हो रहा है. 0 से -1 चेंज हो रहा है. और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ -1 से 0 चेंज हो रहा है. तो फिर से वही काम हो रहा है आपका. H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली और I2 का रिडक्शन. ठीक है. यहाँ पे समझ में आ गई बात. तो दोनों ही रिएक्शन में देखो बेसिकली H2O2 क्या काम कर रहा है. H2O2 काम कर रहा है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हेलोजन डिक्रीज कराने का. राइट.
तो उसका मतलब H2O2 दोनों ही रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ध्यान से देखो, H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन में बोथ द रिएक्शन में, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। आप इजीली बोल सकते हैं कि H2O2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बोथ द रिएक्शन में, क्योंकि दोनों रिएक्शन के प्रोसेस सेम है। So H2O2 acts as a reducing agent in both reaction A and B. So we will write answer as C for this question. समझ गए? सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके देख लेना था एंड यू विल रीच द आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर कंपोनेंट ऑफ गन मेटल। गन मेटल में बेसिकली कॉपर एंड टिन होता है, बट जिंक इज आल्सो टू सम एक्सटेंट। मोस्टली कॉपर जो है वो 80 से 88% के बीच में होता है, 90% भी देख सकते हो। ये नॉर्मली 8 to 10% होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत जिंक इम्प्योरिटी के फॉर्म में 2 to 4% के बीच में डाल देते हैं। अदरवाइज कॉमनली इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, बट क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है कॉपर और टिन का, तो आंसर 4 ही मार्क करना है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर इज 4। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन मैच द लिस्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो सबसे पहले देखो कैप्रोलेक्टम लिखा है। तो कैप्रोलेक्टम आपको पता है दिस इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। कैप्रोलेक्टम आपको याद होगा, दिस इज द कंपाउंड, तो बोलते हैं कैप्रोलेक्टम, और उसका पॉलीमरिक फॉर्म होता है नाइलॉन 6। आप आसानी से बता सकते हो कि एक आंसर 3 आएगा और उतने से ऑप्शन पता चल जाएगा और फोर्थ वन। तो अपना आंसर 4 डायरेक्टली मार्क कर देंगे, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन अगर चेक करने हैं तो आप देख सकते हो। टू क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन जो वो नियोप्रीन होता है। देन आइसोप्रीन इज मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, एंड देन एक्राइलोनाइट्राइल इज मोनोमर ऑफ ब्यूटा एन। अगर ब्यूटा एन को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ब्यूटा एन इज मोनोमर पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये पॉलीमर का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर 4 मार्क कर देना था। ठीक है, और दो एक ही ऑप्शन से डायरेक्टली बदल जाना था। जेई मेंस की मैचिंग जितनी भी आती है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले वो ऑप्शन ढूंढना चाहिए जिससे आप फटाफट आंसर तक पहुंचो। सब मैच कराना यहाँ जरूरी नहीं होता है, आपको क्विकली क्वेश्चन करना होता है, तो एक ऑप्शन से कई बार काम बनता है। एंड कम्स क्वेश्चन नंबर 7, इन द फाइनल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। देखो आपके पास जो रिएक्टेंट है, अगर उस रिएक्टेंट को देखो HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेसिकली अगर हमने सबसे पहले H प्लस दिया तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास जाएगा, एंड देन इट विल फॉर्म OH2 प्लस और वाटर लीव करके बनेगा कार्बोकेटाइन। तो आई होप आपको सबको यहाँ तक करते बन गया होगा। ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। नाउ दिस इज द पॉसिबल कार्बोकेटाइन नाउ। अब इसके बाद देखो अगर हीट गिवन होती तो हम एलिमिनेट कर देते, बट हीट इज नॉट गिवन, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है वो अटैक करेगा। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे जहाँ कार्बोकेटाइन बना है वहाँ पे आके Cl लग जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। इसको देख के आप बता सकते हो कि आपका आंसर जो है 3 बन जाएगा। देख लो ध्यान से एक बार, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 नाउ। ठीक है, समझ गए? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अगर हीट दिया होता तो एलिमिनेट भी कर सकते थे मेजर प्रोडक्ट में, बट हीट नहीं गिवन है तो हमने सब्स्टिट्यूशन फॉलो करा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन चेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड दैट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहली चीज तो आपको अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखना है, द कॉन्सेप्ट इज कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, और जहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा या पे फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये चीज़ है। मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 आ जाएगा, 3s2 आ जाएगा, और यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p3 आ जाएगा। तो ये हाफ फिल्ड हो गया, और इसको फुल फिल्ड बोल सकते हैं आप। तो उसकी आयनाइजेशन एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी, उसकी सल्फर से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा आंसर जो है वो 1 बन जाएगा। आप केयरफुली चेक कर लो, तो फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा आ गया, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दिस विल बी द आंसर, विल राइट आंसर 1। Next is given the electrode potential of M2 plus 2 M 3D series element shows the positive value. Okay, direct NCERT question आपको सीधे समझ में आना चाहिए। E naught of copper 2 plus 2 copper value जो होती है, this is plus 0.34 volt। मैंने आपको NCERT में डी ब्लॉक के अंदर जो टेबल थी उसको स्टडी करते टाइम क्लियरली बताया था कि किसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो उसका एक ही आंसर है कॉपर। So we write our answer as 4। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, NCERT से डायरेक्ट कॉपीड है।
अगर आपने एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वीक लॉग एलिमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये चीज डायरेक्टली मालूम होगी। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी। एक एल्कीन है, उसके ऊपर डाइल्यूट एस्टर से रिएक्शन करा रहा है, तो ये आपको देखो बेसिकली क्या कौन सी रिएक्शन होगी, सिम ग्लाइकोलाइजेशन। स्टेप पे आपका सिम ग्लाइकोलाइजेशन हो गया, ये आपका ए बन गया। डाइल्यूट एस्टर है, इसलिए ऑक्सीडेशन में नहीं फॉलो करेंगे इसको, सिंपली डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिम ग्लाइकोलाइजेशन। ऑल्दो यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट एल्कालाइन KONO4 गिवन होना चाहिए था, पर जेई में इसमें इतनी लैंग्वेज फॉल्ट रहती है तो आपको केयरफुली डील कर लेना था। टेम्परेचर भी देखो बहुत कम दिया है, तो इट इज सिंपली कोल्ड डाइल्यूट एल्कालाइन KONO4 की तरह ट्रीट करना था। और हमारा यहाँ से सिम ग्लाइकोलाइजेशन हो गया, दिस इज ए। और इसके बाद देखो फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO3 से, तो आपको पता है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, और जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिन ग्लाइकोलाइजेशन वर्कआउट कर पहले वर्कआउट किया, और फिर CrO3 से ऑक्सीडाइज करके 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन फिट करेंगे तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 1 आई थिंक। अगर आंसर देखिए इसका, तो इसका आंसर आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए मैच करेगा, तो आंसर विल बी 1 हियर। Next question is given Al2O3 was reached at alkali at get to get X solution of X on passing gas Y and Z। तो देखो मेटलर्जी का सीधा सीधा एल्यूमिनियम मेटलर्जी का क्वेश्चन हो गया। तो Al2O3 के जब हम लीचिंग कराते हैं NaOH से, तो आप सोडियम मेटाएल्यूमिनेट भी लिख सकते हो, बट ऑप्शन में वो नहीं है, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख लो। तो NaAlH4 ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स की फर्दर CO2 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये फिर से दोबारा Al2O3 कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिना। तो बेसिकली एल्यूमिना विल बी फॉर्म। तो अब अगर हम इसका आंसर मार्क करेंगे, तो Al2O3 is reached with alkali at X, the solution of X on passing gas Y forms Z। तो X, Y and Z आपको रिपोर्ट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो X हो गया आपके लिए NaAlOH4, Y हो गया CO2, और Z आपके लिए बन जाएगा Al2O3। यहाँ से देखो आप एनसीईआरटी रेफर करोगे तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा। तो देखो पहले स्टेप में लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ is carried out by powder of concentrated solution of NaOH। यहाँ देखो Al2O3 के NaOH से रिएक्शन होने से NaLH4 बना, और फिर इस सॉल्यूशन को हमने न्यूट्रलाइज करा CO2 पास करने से, और इससे हाइड्रेटेड Al2O3.H2 प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और फिर अगर हम इसका कैल्सिनेशन कर देंगे तो वी गेट प्योर Al2O3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो वही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से कॉपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे .HH2O फॉर्म हुआ पहले, और फिर इसको हम लोगों ने फर्दर हीट किया तो Al2O3 फॉर्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये X हो गया, CO2 Y हो गया, और ये Z हो गया। यहाँ से अगर ऑप्शन देख के मार्क करेंगे तो इट विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसको हम लोग प्योर एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिनियम की लीचिंग का कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन है एग्जैक्टली लैंग्वेज के साथ, इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी का वो पेज भी दिखा दिया। 12th वॉल्यूम 1 में मेटलर्जी वाले चैप्टर में अगर आप देखोगे, अभी मैंने 10 मार्क किया, तो मेटलर्जी वाले चैप्टर में आपको एग्जैक्टली एल्यूमिनियम एल्यूमिना से बॉक्साइड बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लिखने मिल जाएगा एग्जैक्ट। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, 5 इसको एग्जैक्टली कॉपी किया गया है। ठीक है, then comes to the next question, question number 12। It is given the following reaction, the reason why meta nitro product is formed। तो देखो बेसिकली यहाँ पे मीडियम एसिडिक है, और अभी ध्यान से देखो तो जब हम लोग एनिलीन ले रहे हैं, तो एनिलीन का जो NH2 है उसका इफेक्ट कौन सा काम कर रहा है, -I+N। तो उसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। लेकिन मीडियम एसिडिक होने की वजह से एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन का लगेगा -I इफेक्ट, ये रिंग डीएक्टिवेट कर जाएगी। अब इन डीएक्टिवेट करने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन गड़बड़ हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3। समझ गया ना, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज NH2 जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, क्योंकि -I+N इफेक्ट लगता है और +M डोमिनेटिंग होता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव रहेगा। Then comes question number 13, which of the following reagent is used for the following reaction। ये भी देखो टिपिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो उसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड। दिस इज आल्सो एग्जैक्ट एनसीईआरटी कॉपी क्वेश्चन। अगर आप 11th का सेकंड वॉल्यूम उठाएंगे हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो आंसर इज 3। अगर बाकी रिएक्शन से देखनी है फर्दर जेईई मेंस की प्रिपरेशन के हिसाब से, तो आप एक बार उसे भी नोटिस कर लो।
तो फॉर दिस यू हैव टू रेफर एनसीईआरटी 11th क्लास वॉल्यूम 2। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी से एसपी को देखिए, अगर आपको एल्केन से डायरेक्टली अल्कोहल बनाना होता है तो कॉपर कैटलिस्ट यूज करते हैं। एल्केन से एल्डिहाइड बनाना होता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। और एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है तो हम लोग मैग्नीज एसीटेट यूज करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज द पोर्शन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया है, 11th क्लास सेकेंड वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से इस चीज को उठाया गया है। ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ये यही डायरेक्ट सवाल पूछा गया है वहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो मोलिब्डेनम ऑक्साइड हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो मैं डेटा रेफरेंस लिए आपके लिए लिखे देता हूँ, आप बाद में रेफर कर लीजिए। दिस इज द डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी 11। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आपका एनसीईआरटी का क्लास वॉल्यूम 2 हाइड्रोकार्बन चैप्टर से उठाया गया। बेसिकली एल्केन वाले पोर्शन में लास्ट में केमिकल रिएक्शन जब आप देखोगे यू विल फाइंड आउट, अदरवाइज मेरे नोट्स रेफर करेंगे तो वहाँ तो मैंने एकदम क्लियरली लिखवाया हुआ है, कोई डाउट ही नहीं। वहाँ से इसका आंसर हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। तो आपको बेसिकली सबके स्ट्रक्चर बना देना। तो सल्फेट आयन देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हो गया। CrO4 2 माइनस बनाएंगे तो देखिए आपका sp3 टेट्राहेड्रल आ जाएगा। देन इट इज SiCl4 एंड TiCl4। बाकी अगर बनाने हैं तो बनाइए, अदरवाइज हमारा आंसर तो देखो इतने से ही कंफर्म हो जा रहा है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखोगे ना तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। तो हमने सबसे पहले सल्फेट आयन बनाया, फिर CrO4 2 माइनस बनाया। तो आपका ध्यान से देखोगे कि पहला वाला पेयर जो है वो दोनों आइसोस्ट्रक्चरल पेयर है, क्योंकि मल्टी करेक्ट की तरह है तो आप बाकी सब भी लिख डालो तो SiCl4 एंड TiCl4 बनाएंगे। वो भी देखो दोनों टेट्राहेड्रल केस में बन जाएगा। SiCl4 ही हो गया, TiCl4 भी ऐसे लिख देंगे। ब्लॉक एलिमेंट है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह टेस्ट करोगे तो D2 कॉन्फिगरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, ये आपका Ti4+ का केस हो गया। और Ti4+ के केस में अगर कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। Ti0 का केस बन जाएगा तो चारों इलेक्ट्रॉन 1 by 1 पेयर आ जाएंगे, तो उसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। इनर डी ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल्स खाली मिलने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे। इसके बाद का केस बनाना है अगर आपको, तो सपोज करो देखो अमोनिया, अमोनिया आपका पिरामिडल शेप हो गया। NO3 माइनस बनाएंगे तो ये देखो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। या BCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा। और BrCl3 जो है वो टी शेप आएगा sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ये इनकी ज्योमेट्री है। ठीक है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं ए और बी आइसो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। समझ के आपको शेप लिखनी है तो फटाफट लिखा लिया एक बार अपना, बहुत सिंपल है, ज्यादातर केस मैंने बता दिया विद हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन ए टेट्राहेड्रल हो गया, ऑप्शन बी भी टेट्राहेड्रल हो गया, ऑप्शन सी में पिरामिडल और ट्रायंगुलर प्लेनर है, और डी में ट्रायंगुलर प्लेनर और टी शेप है। तो आइसो स्ट्रक्चर पेयर हो गए ए एंड बी। इसका अगला क्वेश्चन देखिए 15, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इन द प्रोटीन। तो अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो आती है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका आंसर है ये। अगर और डिटेल रिफर करना है तो एनसीईआरटी बुक से स्ट्रक्चर देख लो। अल्फा हेलिक्स डिपेंड्स स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देख सकते हो, आप एनसीईआरटी से मैंने कॉपी किया हुआ है, वहीं से उठा लो। आप में से किसी ने एनसीईआरटी बुक देखी है तो इट इज एक्चुअली फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे तो इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है। और अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच द पेप्टाइड चेन्स आर फॉर्म्ड एंड पॉसिबली हाइड्रोजन बॉन्डेड एट ट्विस्टेड बाय द राइट हैंड हेलिक्स, in which this group of amino acid is hydrogen bonded with CO group of the adjacent helix। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, मैंने आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दे दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है सर, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैंने आपको इतनी बात बता दी। Then comes question number 16, which of the following compound is pink color on reaction with phthalic anhydride। तो ये देखो phenolphthalein formation है। फिनॉक्सिलिन फॉर्मेशन है, जो फिनॉल होता है वो अपनी पैरा पोजीशन से अटैक करता है। तो बेसिकली आपको फिनॉल की पैरा पोजीशन ब्लैंक चाहिए। यहाँ देखो इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, इसकी भी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखो इसकी पैरा पोजीशन फ्री है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले वाले केस में देखो इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, ये भी रिएक्शन नहीं हो सकती।
और यहाँ पे भी ध्यान से देखो दोनों पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो देट दीज कैन नॉट बी योर आंसर। तो आप केवल ऑब्जर्वेशन से अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आंसर इसका 2 है। बाकी कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो मैं अभी लिखे देता हूँ। बेसिकली फिनॉक्सिलिन बनाने का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें सिलिक एनहाइड्राइड पे तो जो कार्बोनिल पोजीशन है उस पर फिनॉल का पैरा पोजीशन अटैक करता है, तो बेसिकली आउटकम है ये आपका फिनॉल है। ऑर्थो पोजीशन पे 4 कार्बन है, तो उसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। 2 मोल इससे रिएक्ट करेंगे, बेसिकली दिस इज द रिएक्शन। उसका जो नेट आउटकम आएगा दैट इज दिस, ये आपका फिनॉक्सिलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तीन कार्बन है, एक दो तीन, यस, दूसरे सेम यहाँ से। ये आपका फिनॉक्सिलिन हो जाएगा पिंक कलर, फिनॉक्सिलिन, जो कि पिंक कलर देगा। तो आप अगर फाइनल आंसर लिखा है ऑल्दो इसकी नीटिंग थी, क्योंकि ऑप्शन में तो केवल आपको बस इतना देखना था कि OH की पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए थी। तो अगर आप उसके बेसिस पे आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर 2 डायरेक्टली समझ आ जाएगा। अदरवाइज पूरे रिएक्शन लिखना है तो यू मे राइट दिस आंसर इज 2। Then comes question number 17. It's given A and B in the following reactions are, तो एनिलीन की रिएक्शन देखो NaNO2 HCl से करा रहे हैं फॉलोड बाय KCl पहला स्टेप। उसके बाद SnCl2 HCl से रिएक्शन करा के फॉलोड बाय H2O प्लस किया, तो देखो NaNO2 HCl लेंगे तो एनिलीन से क्या बनेगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और डाइजोनियम सॉल्ट की KCl से रिएक्शन कराएंगे तो सब्स्टिट्यूट होकर साइनाइड लग जाना है एक स्टेप। साइनाइड के बाद अगर हम उसकी SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो स्टीफेंस रिडक्शन हो गया और ये आईडी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सीधे अगर ऑप्शंस देख के मार्क करना चाहते हो तो सीधे आपको आंसर 3 पता चल जाएगा। तो रिएक्शन लिखनी है तो अभी एक मिनट में लिखे देता हूँ। आंसर इसका डायरेक्ट क्लिक कर रहा है, पहले स्टेप में साइनाइड लगेगा और साइनाइड के बाद स्टीफेंस रिडक्शन SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस स्टीफेंस रिडक्शन, ये डीआईडी ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज पूरी रिएक्शन लिखनी है तो स्टेप 7। सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl से होकर डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। NaNO2 अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन इसलिए बहुत प्रॉपर्ली नहीं लिखा, ऑल्दो हमें NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंशन करना जरूरी था, पर ठीक है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना मेंस के पेपर में अलाउड होता है। वहाँ क्लियर तो रहती है क्वेश्चन। और फिर हमने KCl से रिएक्शन करा के साइनाइड ग्रुप लगा दिया और साइनाइड के बाद ये सिंपली स्टीफेंस रिडक्शन है। रिएक्शन SnCl2 HCl से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो पहले SnCl2 HCl से रिडक्शन होने के बाद ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH एमाइन फॉर्म होगा और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। उसकी फर्दर एसिटिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करा रहा है, will finally lead to एल्डिहाइड ग्रुप। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आप चाहो तो डायरेक्टली मार्क कर लो। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन से इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि पहली रिएक्शन डायरेक्टली समझ में आती थी डाइजोनियम सॉल्ट बन के साइनाइड, और दूसरा स्टीफेंस रिडक्शन से आपको सीधे एल्डिहाइड समझ आ रहा था। तो ऑप्शन देख के आप सीधे आंसर 3 पे जा सकते थे बिना टाइम खराब के। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द HI इन द रिएक्शन। तो HI की रिएक्शन में आपको पता है H प्लस I माइनस का अटैक होगा बेसिकली, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह अटैक नहीं करते बस, दिस रिएक्शन विल फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भाई कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करा के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में करा देना। तो पहले CH3 जैसे CH3 प्लस सबसे पहले ये फॉर्म होगा, इसके बाद करेंगे मिथाइल शिफ्ट, इसके बाद करेंगे हम लोग मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज CH3C प्लस CH3 एंड CH3। और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद आई माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा देना है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आउटकम आ जाएगा। यहाँ से अगर ऑप्शन मैच कराएंगे ऑप्शन नंबर 2 मैच कर जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक। Then comes question number 19. It's given the gas released during the anaerobic degradation of the vegetation may lead to
और एनारोबिक डिग्रेडेशन होगा, इसका मतलब डिग्रेडेशन विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, डिग्रेडेशन विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी, ठीक है, बिकॉज मेजर प्रोडक्ट विल बी CO2। देखिए एनारोबिक अगर डिग्रेडेशन है तो एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब हमारे पास एक्चुअली में ऑक्सीजन नहीं होगी। तो एनारोबिक डिग्रेडेशन में नॉर्मली CH4 फॉर्म होती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट लिखना और CH4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। एनारोबिक का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब हुआ डिग्रेडेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो फर्दर CO2 या और कोई प्रोडक्ट बन नहीं सकता। तो इसका आउटकम से जो गैस बनेगी वो होगी CH4, एंड CH4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर। तो उसका आंसर हम लोग 2 मार्क कर देंगे, ठीक। Then comes question number 20. Which of the following ore is concentrated using group 1 cyanide salt? ठीक है, तो साइनाइड सॉल्ट से अगर हमें कराना है तो दिस इज बेसिकली फॉर सिल्वर सॉल्ट, बेसिकली फॉर सिल्वर और इवन सॉल्ट बोलना तो ठीक नहीं है, सिल्वर ओर के केस में ये चीज वर्कआउट करेगी। तो मैंने सारे ओर्स मार्क कर दिए। अगर आप ध्यान से देखो तो साइनाइड और बेसिकली साइनाइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप मतलब सोडियम साइनाइड लेना है। तो कॉमनली तो इसे सिल्वर मेटलर्जी में यूज करते हैं, बट सिल्वर का ऑप्शन ही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन कहाँ पे यूज करते हैं, फ्रॉथ प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको हम लोग डिप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो डिप्रेसेंट से लेड मिक्सिंग के साथ अगर सल्फाइड और ऑफ जिंक होता है तो सेपरेशन पॉसिबल होता है। तो बेसिकली इसका आंसर 1 मार्क कर देंगे इस लॉजिक से। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1। और अगर रिएक्शन के टर्म में लिखना है तो यहाँ पे जो सोडियम साइनाइड है उसको हम लोग डिप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं। अगर बहुत डिटेल में लिखना है तो दिस एक्ट्स एज डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ प्रोडक्शन प्रोसेस। और सेपरेशन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, तो नॉर्मली इसमें सल्फराइड में लेड की इम्प्योरिटी होगी तो उसकी वजह से हम लोग ऑप्शन 1 यूज करेंगे। और तो मैं इसमें और दोस्तों गैलेना सल्फराइड लिखना चाहिए था आगे, तो ठीक है जितना लिखा उतने से काम चलाएंगे, ठीक है। Now these are type of question. First question is given for the reaction A gaseous gives B gaseous. The value of the equilibrium constant at 300 Kelvin and 1 atmosphere is equal to this. The value of delta G for the reaction at 300 Kelvin 1 atmospheric reaction. तो देखो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना था अपना, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस आर की जगह 8.31, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखते हैं और ln ऑफ 100 दे रखते हैं। तो ln ऑफ 100 को 2 ln 10 लिख सकते हैं और ln 10 गिवन है तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8.31 इंटू 300 इंटू 2.3 इंटू 2। तो सॉल्व करिए, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन करिए फटाफट इसकी कितनी आ रही है आंसर सॉल्व करने का। ये जो भी आएगा वो राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में लिखना। 1382 आना चाहिए मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन चेक कर लो, 1382 आ रहा है, 1380 आ रहा है, ऐसे नियर बाई में आएगा तो चेक करो ऑप्शन। तो 1382, एक मिनट, इसमें तो माइनस आर के फॉर्म में दे रखा है तो आर की वैल्यू भी पुट नहीं करनी, आपको एक्स पूछा गया है। तो बेसिकली आपको माइनस टाइम्स तो माइनस एक्स आर से कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4.6 इंटू 300। ये आंसर लिख दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करने से 1380 बन जा रहा है, आंसर आपका हो जाएगा 1380। और तो क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन थी बट जो फाइनल आंसर पूछा गया उसमें आर यूज ही नहीं करना, बिना आर के डायरेक्ट आंसर बदल जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा था रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड अल्काइल मीडियम इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ ए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का केस हो गया। अगर आप ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो यहाँ सल्फर 0 ऑक्सीजन स्टेट से चल रहा है और ये चेंज होकर जा रहा है -2 में और यहाँ पे आ रहा है +2 में, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे अगर इसको आप सॉल्व करके देखो तो 2 हाफ इक्वेशन पहले मार्क करो। पहली इक्वेशन से बनेगा S8 से 8 टाइम्स S2 माइनस
और दूसरी इक्वेशन से लिखेंगे S8 से 4 टाइम्स ऑफ H2O3 2 माइनस। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में ऑक्सीजन स्टेट 0 से -2 जा रही है बेसिकली, तो 2 ऑक्सीजन स्टेट हो रही है, तो यहाँ पे 16 ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और दूसरे वाले केस में S8 से +2 जा रहा है, तो 0 से +2 जा रहा है, तो 16 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। इस दोनों इक्वेशन को सम करके, क्योंकि नेट डिक्रीज इन ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट सेम करानी है, वो इन्फॉर्मेशन आप यूज करो और बैलेंस करके आंसर रिपोर्ट कर दो। चाहो तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, तो सबसे सीधा मेथड यही है। आप ऑक्सीजन नंबर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है, एक स्टेट 0 से -2 जा रही है, एक स्टेट 0 से +2 जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस है। यहाँ से अगर हम इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2S8 इज इक्वल टू 8 टाइम्स S2 माइनस प्लस 4 टाइम्स S2O3 2 माइनस, 2 से डिवाइड कर दो पूरी चीज को, तो S8 प्लस 4S2 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए OH माइनस यूज करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए OH माइनस यूज कर लो, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन होती है उसका डबल OH ऐड करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक याद हो तो। यहाँ पे 12 OH माइनस ऐड करेंगे, तो यहाँ 6 वाटर ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो आपका सीधा आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू पूछी गई है, तो दैट कम्स आउट टू बी 12। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये तो डायरेक्टली पता होता है, ये तो सॉल्व ही नहीं करना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक इज 8, बिकॉज जो बॉडी सेंटर होता है वो कॉर्नर को टच कर रहा होता है। बॉडी सेंटर टचेस कॉर्नर, एक बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही है। करना ही था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में लिखा है 1990 केल्विन at 1 atmospheric pressure there are equal number of chlorine molecules and Cl atoms in the reaction mixture. The value of Kp for this reaction under the above conditions is this. वैल्यू ऑफ एक्स करना है आपको, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखना है। तो देखो दोनों का नंबर सेम दे रखा है, तो Cl2 से 2Cl बना रहे थे हम। इक्वल नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स एंड Cl एटम्स आर प्रेजेंट। तो अगर मॉलिक्यूल्स और एटम सेम है, यानी कि दोनों के मोल सेम है, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया बेसिकली। ठीक है, अब आपको इसका केपी रिपोर्ट करना है। केपी रिपोर्ट करेंगे तो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl² डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। और जब दोनों के मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन 0.5 ईच हो गया, और पार्शियल प्रेशर हो गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर 1 atm दे रखा है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर 0.5 atm हो गया। तो 0.5 स्क्वायर बाई 0.5 करेंगे, तो सॉल्व करके आप अपना आंसर रिपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू सीधे सीधे 0.5 आ जाएगी। और क्वेश्चन में x इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखना है, तो उसका मतलब इसका आंसर हम लोग कितना रिपोर्ट करेंगे भाई। Then comes question number 4. It's given stepwise formation of CuNH3 whole। अच्छा, इस पेपर में आपको आउट ऑफ 10 ओनली 5 क्वेश्चंस करने थे, तो सीधे सीधे आसान सवाल मिल रहे थे, वो कर लेने चाहिए थे। अदरवाइज मैं तो आपको सब बता दे रहा हूँ। द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल फॉर 2 प्लस इज गिवन बिलो। आपको K1 K2 K3 K4 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 आर गिवन। द ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ CuNH3 होल फॉर इज गिवन। द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर हम देखो इसका सबसे पहले अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लें, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो Ks होगा वो क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। फिर आपको इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, तो 1/2 स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल बी K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल वैल्यू होती है। आपको बेसिकली 1/K1 इंटू 1/K2 K2 K3 K4 मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो Kd की वैल्यू आ जाएगी 1/10⁻4 इंटू 1.58 इंटू 10⁻3 इंटू 5 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3। ये पूरा आपको सॉल्व करके लिखना है। तो सॉल्व करके आंसर बताइए इसका।
तो हम लोग सॉल्व करके लाएंगे तो KT की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके आ रही है 1.26 इंटू 10⁻⁻12। उसने बोला हुआ है इसको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर लिखना। लेट्स सी वैल्यू 1 रिपोर्ट करते हैं, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में 1.26 को राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। Then question number 6, it is given 9.45 gram of CH2COH is added to 500 ml of water. The freezing point drops by 0.5 degree Celsius. Dissociation constant is given. तो देखो इसमें भी क्या करना है, अपने को फॉर्मूला लगाना था, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई टाइम्स KF इंटू एम। फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई टाइम्स KF इंटू एम। तो इससे बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालो। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 0.5 दे रखा, आई निकालना है, KF की वैल्यू आपको 1.86 दे रखी है और मोलरिटी निकालेंगे तो 9.45 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस बताओ कितना है। यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करा होगा तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई टाइम्स KF इंटू एम लिखेंगे। मोलरिटी लिखोगे तो मॉलिक्यूलर मास आपने 94.5 निकाला होगा, उसको डिवाइड करके सॉल्व करो। यहाँ से सॉल्व करके पहले आई बताना। और अगर ये एसिड है तो उसके डिसोसिएशन से आप आई लिख सकते हो, ClCH2 COOH है अगर हमारे पास, तो ये डिसोशिएट होकर ClCH2 CO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होगा। उसके के की वैल्यू हम लोग C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखेंगे और इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। C अल्फा एंड C अल्फा बनेगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसका लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस जेड माइनस 1 इंटू अल्फा लिखते हैं, जेड की वैल्यू 2 लिख लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली 1 प्लस अल्फा बन जाएगा। आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा आएगी, यहाँ से अल्फा निकाल लीजिएगा। अल्फा को पुट करके के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर में पुट करके के वैल्यू रिपोर्ट करनी है, इधर कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ से आपने सॉल्व किया होगा तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आ रही है 4/3, अल्फा निकालोगे तो 1/3 और उसके ऊपर वाले फॉर्मूले में के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा पुट करिएगा। यहाँ से के की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है और उसको एक्स इंटू 10⁻³ के फॉर्म में लिखना है। 3.6 इंटू 10⁻² आ रहा है। तो डेटा चेक करो क्या आ रहा है, 3.6 इंटू 10⁻² आना चाहिए या 36 इंटू 10⁻³ लिखेंगे तो आंसर इसका 36 है। ठीक है, आई बात समझ। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें प्रोटॉन एंड Li3 plus nucleus are accelerated with the same potential if wavelength of Li and wavelength of P denotes the de Broglie wavelength of Li and proton respectively. The value of lambda Li upon lambda P is given this value. आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला रिलेट करना है, जिनको हम लोगों ने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया हुआ है। तो अगर हम किसी भी अल्फा पार्टिकल को वी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो अंडर रूट ऑफ 150/v आ जाती है सीधे सीधे, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं। ये अगर और प्रिसाइजली लिखें ये आ जाता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के ई, और के ई की वैल्यू होती है ई इंटू वी। ये फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूव करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने चार्ज ई लिख रखा है, किसी भी रैंडम पार्टिकल के लिए लिखना है तो यहाँ क्यू लिखो, जनरलाइज फॉर्मूला होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम वी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू वी बन जाएगी और लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो हम यहाँ पे लैम्डा ऑफ एल आई अपॉन लैम्डा ऑफ पी लिखेंगे तो बेसिकली मास और चार्ज का मल्टीप्लीकेशन का रेशियो बन जाएगा। वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ एल आई इंटू चार्ज ऑफ एल आई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर बन जाएगा। क्योंकि लिथियम का जो मास है वो प्रोटॉन, क्योंकि लिथियम के पास अगर हम देखेंगे तो तीन प्रोटॉन पे काउंट करेंगे, उसने देख ही रखा, देखो मास ऑफ प्रोटॉन लिथियम के लिए 8.3 टाइम्स दे रखा है, तो 8.3 लिख लो और चार्ज आपको 3 टाइम्स दिख ही रहा है। ये रेशियो सीधे सीधे लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ लिथियम तो 8.3 रखा है तो 8.3 और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ लिथियम में देखेंगे तो 3 टाइम्स का डिफरेंस है। ये अपने को सॉल्व करके रिपोर्ट करनी है।
तो एक बार कैलकुलेट करके प्रोडक्शन आंसर बताइए। तो देखिए आपको मास ऑफ लिथियम जो है वो प्रोटॉन का 8.3 टाइम्स दे रखा है, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व करा, तो ये 1/5 आ रहा है। और अपने को आंसर रिपोर्ट करना है, ध्यान से देखो, एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू 10⁻⁻1, यानी आंसर बनेगा 0.2। और उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू में रिपोर्ट करना है, तो हम लोग 2 आंसर लिखेंगे इसका। समझ आ रही बात सबको? आंसर आ जाएगा 2। अगले क्वेश्चन लिखा, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अमंग द फॉलोइंग। तो देखो एम्फोटेरिक करेक्टर अगर मार्क करेंगे हम लोग, तो बेरिलियम में और बेरिलियम आ जाएगा बेसिकली, बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपके एम्फोटेरिक है। बेरियम और स्ट्रॉन्सी बेसिक हो गया, जो आपका एम्फोटेरिक है ये बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, और ये बेसिक होगा। तो नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिखते हैं, तो इसका आंसर 2 रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। When gaseous cyclobutane isomerizes to butadiene in the first order process, which has the K value as 3 into 10 power 3.3 into 10 power 4 second inverse at 153 degrees Celsius. The time in minutes to takes the isomerization process to proceed 40% of the completion at this temperature is 40% completion, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सीधा सीधा पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो K is equal to 2.303 by T log of A upon A minus X। तो अगर 40% कंप्लीशन है, इसका मतलब लेफ्ट ओवर कितना है 60%। अगर कोई भी रिएक्टेंट जो है वो हमारा 40% अगर रिएक्शन प्रोसीड करे तो उसका लेफ्ट कितना हुआ 60%, तो बस 0.6 ऐसी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे ए माइनस एक्स लेके हम लोग 0.6 पुट कर देंगे। के की वैल्यू आपको दे रखी है 3.3 इंटू 10⁻⁴, 2.303 बाई टाइम दे रखा है आपको, टाइम ही निकालना है बेसिकली, और लॉग ऑफ ए अपॉन 0.6 है। तो सॉल्व करके नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू लिखते कितनी आ रही है, बताइए कोई सॉल्व करा होगा। यहाँ पे देखो टी सॉल्व करके लाएंगे तो आ जाएगा 2.303 इंटू लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 3 अपॉन 3.3 इंटू 10⁻⁴, और ये सेकेंड्स में आंसर आएगा। 60 से और डिवाइड कर देना तो मिनट्स में आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है, और लॉग 5 की जगह 0.7 अप्रॉक्स ले लीजिएगा, लॉग 3 की जगह 0.48 अप्रॉक्स लेके सॉल्व करिए, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लिखना है। तो देखिए सॉल्व होने के बाद 25.8 आएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर इसको सॉल्व करके 26 लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाक से। This is last question. 4.5 gram of a compound A, molecular weight 90, was used to make 250 ml of its aqueous solution. The molarity of the solution is given. The value of mx is, तो simply molarity का formula क्या लिखते हैं, number of moles of solute upon volume of the solution in liters लिखना है basically। तो number of moles of solute हो गया 4.5 by 90, ये मोल हो गए, और ये 250 ml में प्रेजेंट है, तो 1000 ml में कितना होगा, ये आपकी मोलारिटी होगी। तो सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। 1/20 आ जा रहा है, 0.2। सॉल्व हो क्या रहा है 0.2। तो x इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे आंसर x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर पेपर। थैंक यू।